हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री की एमसीक्यूज़ की टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है और उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। और इसकी एक टेस्ट सीरीज़ को मैंने लॉन्च कर दिया है, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और दूसरी प्लेलिस्ट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप पूरा विश्वास कर सकते हैं और साथ ही में अपनी तैयारी को करते रहिए। 15 का एग्ज़ाम ऑब्वियसली होगा, अपनी तैयारी को एकदम सुपर फास्ट रखिए। तब तक आप अगर खुद प्रिपेयर हो पाएंगे तभी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ में। और ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखना फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि एस्पिरिन एक मेडिसिन होती है, इस एस्पिरिन साधारण नाम है किसका है। एस्पिरिन तो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका एक हिसाब से आईयूपीएसी नेम क्या होगा, है ना। तो आईयूपीएसी नेम के हिसाब से अगर देखें तो कौन सा होगा यहाँ पे। क्या ये एसिटाइल सैलिसिलेट एसिड होगा, इसका मेथिल सैलिसिलेट होगा, या फिर सैलिसिलेट होगा, या फिर सैलिसिलिक एसिड होगा, है ना। तो कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए राइट ऑप्शन है एस्पिरिन का जो साधारण नाम होता है ये होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यहाँ सैलिसिलेट दे रखा है लेकिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है इसका। ये इसका केमिकल नेम है। और जो नॉर्मल और कॉमन नेम हम कह सकते हैं, या इसका जो ट्रेड नेम है जिसको हम सारे लोग जानते हैं, डॉक्टर वगैरह इसको प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोगों को। तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये रहा। अच्छा, ये किस टाइप की मेडिसिन है, क्या किस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। तो देखिए जब भी आपको फीवर हो जाता है तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर तक लाने के लिए एक इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है एज अ एंटीपायरेटिक एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके बॉडी का टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं। तो एंटीपायरेटिक के रूप में एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है जनरली। और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका केमिकल नेम हो गया, ट्रेड नेम इसका हो गया एस्पिरिन। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये रहा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जैव शैल क्या है। जैव शैल के रूप में किसे हम लोग जानते हैं, तो जैव शैल के रूप में जाना जाता है कोयला को, जिसको आप कोल कहते हैं, कोयला। और कोयला किससे मिलकर बना हुआ होता है। कोयला एक शुद्ध फॉर्म नहीं है, कोयला एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। और मेनली जो कोयला होता है, कोयले में पाया जाता है कार्बन। और सबसे श्रेष्ठतम कोयला जब भी आपसे पूछा जाए तो आंसर लिखना जो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, और साथ में बिटुमिनस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा जो है एक और कोल होता है, उसका नाम होता है लिग्नाइट। और साथ में सबसे बेकार सबसे गंदा वाला कोल है ना, जिसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है। तो अरे कार्बन की परसेंटेज का मतलब ये है कि जिसमें भी कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हीट देगा ना। तो कोयला का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, हीट के पर्पज़ से तो कर रहे हैं कि ताकि हमें एनर्जी मिले, उसमें ऊर्जा मिले, थर्मल एनर्जी मिले उससे, है ना। तो जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट में कम होती है। और लिग्नाइट से भी सबसे कम जो होती है वो होती है पीट में, एक सबसे बेकार सा कोयला जिसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है। और इसका यूज़ जनरली बहुत कम किया जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है इसको कहा जाता है एंथ्रासाइट, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसमें कोल का होता है ना। जहाँ तक मेरी जानकारी इसमें 95 से 96% तक इसमें कोल कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयले में, ठीक है। और कोयले की खाने जो झरिया है, झरिया में, झरिया सुना होगा तुमने जब भी ज्योग्राफी वगैरह कभी 9th 10th में तो पढ़ी होगी, तो उस टाइम झरिया की खानें आती हैं। और ये झरिया की खान फेमस होती हैं किसके लिए, कोल माइनिंग के लिए, ठीक है। आ गया समझ में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो गामा किरणें होती है, गामा किरणों से क्या हो सकता है। तो बिल्कुल से ज्वर आ सकता है क्या इससे, ये तो बहुत मजाकिया सा क्वेश्चन हो गया। इतनी गामा इतनी खतरनाक रेस की वजह से आपको बुखार आएगा, जलन होगा, छींकना होगा, बिल्कुल ऐसी ये ऐसी कंडीशन नहीं होगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा ऐसा लग रहा है किसी ने एक चपेट मार दी जिससे छींकना जलन वगैरह आ जाए, है ना।
जो गामा रेज है उसकी वजह से जीन म्यूटेशन होता है, जीन में म्यूटेशन होता है, जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। जीन म्यूटेशन, जो म्यूटेशन शब्द है, ये म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज, मतलब जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उस डीएनए में अगर किसी भी जीन में कुछ परिवर्तन हो जाए, कोई एक, जैसा ये एक मैं क्रोमोसोम मान लेता हूँ, यहाँ पे एक जीन था और इस जीन की वजह से ये जीन किसी लक्षण को गवर्न करता था, किसी लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल था ये वाला जीन। अब क्या हो गया कि गामा म्यूटेशन, गामा किरणों की वजह से यहाँ पे जीन म्यूटेशन हो गया और ये जो जीन है ये डिलीट हो गया। अब अगर ये डिलीट हो जाएगा तो फिर क्या कंडीशन होगी, जिस लक्षण को ये गवर्न कर रहा था ये जीन, अब वो लक्षण प्रभावित हो जाएगा। तो जीन म्यूटेशन, जब जीन में कुछ परिवर्तन हो जाए, आकस्मिक रूप से परिवर्तन हो जाए, तो उसको कहा जाता है जीन म्यूटेशन। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये हो रहा है आपकी एक्स रे, गामा रेज की वजह से। अच्छा, ये जो जीन जीन म्यूटेशन है, जो म्यूटेशन शब्द है, म्यूटेशन शब्द को किसने दिया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं। म्यूटेशन शब्द को देने वाले एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज ने सबसे पहले म्यूटेशन शब्द दिया, और ब्रीज, और इन्होंने ये म्यूटेशन शब्द ऐसे थोड़ी ना दिया होगा कि मन में आ गए, सुबह रात को सपना देखा और सुबह बोल दिया सबको कि म्यूटेशन होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा इन्होंने। तो इन्होंने जिस जीव पर ऑर्गेन अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम है ओइनोथेरा, है ना। ओइनोथेरा पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और तब जाके ये म्यूटेशन जो टर्मिनोलॉजी है ये उन्होंने प्रपोज करी, ओइनोथेरा। थोड़ा ये पेन ऐसा ही है तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ओइनोथेरा, ओइनो जो थेरा है, इस जीव पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और तब जाके म्यूटेशन जो टर्म है ये प्रपोज की, ह्यूगो डेवरिज। और फादर ऑफ म्यूटेशन भी कहा जाता है ह्यूगो डेवरिज को। और अगर हम गामा रेज की बात करें, तो जो गामा रेज हैं, गामा किरणें एक टाइप की कैसी किरणें हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली ये किरणें हैं गामा रेज, जिनकी खोज करने वाले हैं एक साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट का नाम है बैकुरल। बैकुरल साहब ने सबसे पहले गामा रेज को खोजा था। और गामा रेज की मैं अगर बात करूँ तो ये हाई फ्रिक्वेंसी की रेज होती हैं, बहुत ज़्यादा इनकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। और आप जानते हैं जिस भी वेव की, जिस भी किरण की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, उसकी जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, वो उतनी ही कम होती है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है और जो लैम्डा है, लैम्डा के बीच में रिलेशन क्या है, 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा ऑलवेज घटेगा, और अगर लैम्डा बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। तो जो बैकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और जो तरंग दैर्ध्य हैं उनके वो कम हैं। और इसके अलावा यदि मैं आपको बात करूं, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, उस किरण की जो एनर्जी है, एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो गामा रेज है, गामा रेज की एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, और इसीलिए एनर्जी इसकी ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है। एक और प्रॉपर्टी इसकी और भी होती है कि ये चार्जलेस होती है, इसमें किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज इसमें नहीं होता। तो चार्जलेस होने की वजह से एक इसमें खास बात है कि इसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये किसी भी चीज़ को भेद कर उसके पार चली जाती है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर भेदन क्षमता आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है ईएमएस, उसमें सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किस किरण की है, किस रेडिएशन की है, तो वो गामा रेज की है। और गामा रेज की ये प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि न तो इस पर कोई चार्ज है और साथ ही में इसकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो आगे समझ में, बैकुरल ने इसकी खोज करी थी। एक्स रेज की खोज किसने करी थी, रॉन्टजेन ने। एक्स रे की खोज करने वाले हैं रॉन्टजेन, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि यूवी रेज की खोज किसने की थी, तो यूवी रेज की खोज करने वाले एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम है रिटर। रिटर ने खोज करी यूवी रेज की। और एक और बात, जो न्यूटन है, न्यूटन बहुत फेमस है फिजिक्स में। तो न्यूटन ने जो दृश्य प्रकाश है ना, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, तो दृश्य प्रकाश की खोज करने वाले कौन हैं, तो वो हैं न्यूटन साहब। वही न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का प्रिंसिपल दिया था और कहा था कि पृथ्वी का एक अपना मास है, उसकी वजह से उसमें एक पावर है जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, और इस पावर को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी प्रकृति में सबसे क्षीण या वीक फोर्स,
आगे समझ में। थर्ड क्वेश्चन, ये जो 14 क्वेश्चन है फिर से आपसे यही पूछ रहा है कि जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है, तो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। और एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है एंटीपायरेटिक में, फीवर में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एस्पिरिन इसका ट्रेड नेम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमने कल ही डील किया था, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या बोल क्या रहा है ये, कि ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। जब भी जो डाइवर्स होते हैं ना, स्कूबा डाइविंग आपने सुना होगा, तो स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र में चले जाते हैं और फिर अलग अलग पर्पज से जाते हैं, कोई मछली वगैरह के लिए चले गए, तो कुछ रिसर्च पर्पज के लिए जाते हैं। तो जो डाइवर्स होते हैं उनके पास एक पीछे एक सिलेंडर होता है, इस टाइप का सिलेंडर, और इस सिलेंडर से एक पाइप लगा हुआ होता है जिसको वो अपने मुंह में जाके लगाते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के साथ इसमें एक और सब्सटेंस, एक और गैस मिलाई जाती है, और उस गैस का नाम है हीलियम। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और हीलियम मिलाई जाती है इसमें। हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है या इनर्ट गैस है हीलियम। और हीलियम की खोजकर्ता कौन है, फ्रैंकलैंड लोकेयर। भूल तो नहीं गई कहीं, फ्रैंकलैंड लोकेयर ने हीलियम की खोज की, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन में ये मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि ये थोड़ा इनर्ट गैस है, तो रिएक्शन नहीं करती है ऑक्सीजन के साथ, और साथ में जो ऑक्सीजन है ये बहुत, अगर ऑक्सीजन डायरेक्ट दे दी जाए तो ये बहुत कोल्ड होती है, कोल्ड ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी जो है ना सिलेंडर से निकल रही है, तो सिलेंडर में ये कंप्रेस है, तो कंप्रेस होने की वजह से ये क्या, जब बाहर आएगी तो एक्सपेंशन इसका होगा, और एक्सपेंशन होने के लिए, विस्तार होने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ये एटमॉस्फेयर से लेती है, इसलिए एटमॉस्फेयर में, या ये कहें कि ये कोल्ड हो जाती है जब ये बाहर आती है सिलेंडर से, तो इसीलिए इसमें हीलियम मिलाई जाती है, ओके। और मीथेन, मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस, क्योंकि ये दलदल वाले क्षेत्र से निकलने वाली गैस है, इसलिए इसको मार्स गैस कहा जाता है। गोबर गैस का एक मेन कंपोनेंट है। और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी मीथेन होता है, लेकिन एलपीजी जो होती है ना, उसमें मीथेन नहीं होता है मेन कंपोनेंट, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, जिसकी वजह से हम लोग खाना वाना बनाते हैं। और बायोगैस का एक मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। नाइट्रोजन की खोज करने वाले कौन हैं, रदरफोर्ड साहब। और हीलियम की खोज करने वाले अभी बताया फ्रैंकलैंड लोकेयर। और हाइड्रोजन की खोज करने वाले कौन हैं, हाइड्रोजन की खोज करने वाले हैं कैवेंडिस। कैवेंडिस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज करी है। और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ठीक है ना। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व प्रेजेंट है, तो वो हाइड्रोजन ही है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आपको पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है और ये किसकी वजह से हुई थी। तो जो भोपाल में एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री का नाम क्या है, यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी भोपाल में, है ना। और इस फैक्ट्री, ये फैक्ट्री करती क्या थी, ये फैक्ट्री कुछ मैन्युफैक्चर ही करती होगी। क्या मैन्युफैक्चर करती थी, ये जो कीटनाशी होते हैं ना, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स को बनाने की एक फैक्ट्री थी। और इंसेक्टिसाइड में एक गैस होती है, इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह हम कह सकते हैं, एक गैस होती है, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड का यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड वगैरह में। तो ये टैंक वगैरह में स्टोर कर रखी होगी, तो वहाँ पे किसी की लापरवाही की वजह से ये गैस खुली छोड़ दी, मतलब उन्होंने, ये लीक हो गई वहाँ से, और फिर ये जाके पूरे भोपाल जो शहर है उनका उसमें फैल गई। और इसकी वजह से वहाँ पे तकरीबन, एक आंकड़ा बताया जाता है तो 3,000 से 4,000 तक लोगों की मौत इस भोपाल गैस त्रासदी से हुई। और ये अगर मैं डेट आपको कंफर्म बताना चाहूँ तो 2 से 3 दिसंबर की रात की बात है ये। और 1984 में ये हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चेरनोबिल एक जगह है यूक्रेन में, वहाँ पे भी एक दुर्घटना हुई थी, वो कब हुई थी, तो वो 1986 में हुई थी, ठीक है ना। तो 1986 में चेरनोबिल यूक्रेन में हुई, और 1984 में हमारे इंडिया में भोपाल में हुई। मिथाइल आइसोसाइनाइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो गई थी। और वो जो इंडस्ट्री थी जिसमें ये बना रहे थे, कुछ कीटनाशी जिसमें ये बना रहे थे, उसका नाम है यूनियन कार्बाइड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। इसमें क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जो बारूद होता है ना, अरे कॉमन सी बात है, बारूद तो सारे लोग जानते हैं, ठीक है ना। बारूद को हम बोलते हैं गन पाउडर,
है ना। जब भी सीआईडी देखते होंगे तो देखना उसमें कि जब भी कोई क्रिमिनल किसी को गोली मार देता है बहुत करीब से, तो उसके हाथों में गन पाउडर आ जाता है। तो ये गन पाउडर रियल में बारूदी है, और बारूद का यूज़ किया जाता है गन्स वगैरह जो बुलेट्स बनाने में किया जाता है बारूद का। अब ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ यूज़ करेंगे इसका, ये पूछ रहा है कि बारूद जो गन पाउडर है उसका वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसमें एक तो होता है नाइटर, आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा। एक नाइटर होता है, नाइटर किसको कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है KNO3, इसको नाइटर कहा जाता है, ठीक है ना, इसका कॉमन नेम है ये नाइटर। और साथ ही में सल्फ़र का यूज़ किया जाता है, और साथ में जो चारकोल होता है, चारकोल का यूज़ किया जाता है इस बारूद को बनाने के लिए। तो 3 कंपोनेंट बहुत ध्यान रखना इनका, नाइटर, सल्फ़र और चारकोल, ये तीनों चीज़ों से मिलकर जो है गन पाउडर बनता है। और गन पाउडर की खोज करने वाले कौन हैं, तो एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम ध्यान में रखिएगा, उनका नाम है रोजर बेकन साहब, ठीक है ना। रोजर बेकन ने सबसे पहले गन पाउडर की खोज करी, और कब करी होगी, लेटेस्ट 1-2 साल पहले, 100-200 साल पहले नहीं। तो ये जो खोज करी है इन्होंने, ये की थी 1242 में। तब से लोग लगातार ये गन पाउडर से गोलियां वगैरह बना रहे हैं, ठीक है ना, और लोगों को तड़ातड़ मार रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान में रहेगा आपके, ऑब्वियसली ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जो उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण में, उपस्थि का मतलब जो कार्टिलेज होता है, उपस्थि जैसे नाक की अगर हम बात करें, थोड़ा अपने नाक पे लगा के देखो, तो जो आपका नाक है ना वो एकदम हार्ड नहीं है, और एकदम मांस की तरह इतना मुलायम भी नहीं है। तो जो नाक है, नाक में एक न तो हड्डी पाई जाती है, ना एक कंप्लीट हड्डी है, और ना पूरा कंप्लीट मांस है। नाक में एक हड्डी पाई जाती है, उसका नाम है कार्टिलेज, जिसको उपस्थि कहते हैं आप हिंदी में, ठीक है। तो जो कार्टिलेज है, उपस्थि जिसको मैं बोल रहा हूँ, और जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, ठीक है ना, ये जो बोन्स हैं ये किससे मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ये बोन्स कहें या फिर कार्टिलेज कहें, या फिर ये कहें कि जो मुंह में जो दांत हैं, टीथ हैं, ये टीथ्स किसके मिलकर बनी हुई होती हैं। तो बहुत सी कॉमन सी बात है, ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से ये जो है मिलकर बनी हुई होती हैं, टीथ कहें, बोन्स कहें या कार्टिलेज कहें। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और सिलिकॉन। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे कैल्शियम। अच्छा, सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन एक टाइप की उपधातु है। उपधातु कौन सी धातुएं होती है, ऐसी ऐसे कोई पदार्थ जिनमें धातुओं के भी गुण हो और अधातुओं के भी गुण हो, उनको कहा जाएगा उपधातु या मेटलॉइड इनको कहते हैं आप लोग, ठीक है ना। और जो सिलिकॉन है, इन उपधातुओं का यूज़ किया जाता है अर्धचालक बनाने के लिए, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इन मेटलॉइड का यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह ये सारे सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होने वाले मेटलॉइड हैं। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक का यूज़ किया जाता है आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। जो आयरन है ना, आयरन में जंग लग जाता है, तो उस आयरन को अगर हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है जैसे ग्रिल वगैरह है, या कुछ भी ऐसा कुछ नई चीज़ है जिसको बाहर एटमॉस्फेयर में रहना है, तो वो हवा और नमी की वजह से उसमें जंग लग जाएगा और जल्दी वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका गैल्वेनाइजेशन करना पड़ता है, जस्तीकरण हिंदी में हम कहते हैं, वो करना पड़ता है। तो गैल्वेनाइजेशन करने के लिए कौन से मेटल का यूज़ किया जाता है, तो जिंक एक मेटल होता है जिसका यूज़ किया जाता है आयरन के गैल्वेनाइजेशन में। कैल्शियम मैंने बता दिया आपको। और जो मैग्नीशियम है, कई बार पूछा जाता है कि जो आपका जो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती है, ये क्लोरोफिल, इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम पाया जाता है इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल में। और अगर इस मैग्नीशियम की कमी हो गई ना, तो आपकी पत्तियां क्लोरोसिस हो जाएंगी, यानी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, पीलापन पत्तियों में आ जाएगा। तो मैग्नीशियम का ये रोल होता है प्लांट्स में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जो फ्रीऑन है, फ्रीऑन सभी लोग जानते होंगे, फ्रीऑन क्या है, फ्रीऑन एक टाइप की गैस है जिसका हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, यही पूछ रहा है, फ्रीऑन का यूज़ किसके लिए होता है। इंसेक्टिसाइड के लिए होता है इसका यूज़, हर्बिसाइड के लिए होता है इसका यूज़, या फिर फंगीसाइड के लिए इसका यूज़ होता है, या फिर इसका यूज़ होता है रेफ्रिजरेशन के लिए। तो जो ये आपकी फ्रीऑन है ना, फ्रीऑन की जो इम्पोर्टेंस है ये है, फ्रीऑन को यूज़ किया जाता है प्रशीतक के रूप में, ठीक है ना। जैसे आपका फ्रिज होता है, फ्रिज में अंदर डालते हैं, बोतल ठंडी हो जाती है और गर्मियों में आराम से पीते हैं, है कि नहीं। तो जो प्रशीतक है,
जो ठंडी करने वाली है फ्रिज को, वो कौन सी गैस है? फ्रीऑन। अच्छा सर, ये फ्रीऑन होती क्या है? फ्रीऑन मेनली जो मीथेन होता है ना, CH4 मीथेन, और हम ये कहें कि जो एथेन होता है C2H6, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, इनसे बने हुए व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे जो Cl2F2, Cl2F2 ये एक टाइप का फ्रीऑन है। इसको क्या नाम देंगे? इसको कहेंगे डाइक्लोरोमेथेन। तो ये किसका डेरिवेटिव है? मीथेन का डेरिवेटिव है। और एक टाइप की कौन सी गैस है ये एक टाइप की फ्रीऑन है। तो फ्रीऑन जो है मीथेन और एथेन दोनों के डेरिवेटिव को कहा जाता है। ठीक है, और इसका अगर केमिकल नेम हम देखें तो डाइफ्लोरो मीथेन इसका केमिकल नेम है। और ये जो है, जो हमारी अर्थ में जो ओजोन लेयर है ना, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ में कहीं ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे ओजोन परत हमारी पाई जाती है, जिसकी वजह से यूवी रेज, जो सन से आने वाली यूवी रेज है, वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या डाइफ्लोरो जो मीथेन है, ये इस ऑक्सीजन को, इस ओजोन को तोड़ने का काम करता है। और ये वाला क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस जो फर्स्ट वाली लेक्चर था, फर्स्ट वाला लेक्चर, उसमें हमने अच्छे से इसको डील कर रखा है कि कैसे तोड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, चलते हैं। DDT एक टाइप का इंसेक्टिसाइड होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से वही कि ओजोन में होती है, ओजोन में क्या होती है। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत डिटेल में पहले कर रखा है, तो फिर भी अभी बता देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो पाए। तो जो ओजोन होती है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। और ओजोन एक टाइप का अपर रूप है, इंग्लिश वाले कहते हैं उसको एलोट्रोप। और ये एलोट्रोप किसका है? ये ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। अगर ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो ओजोन बन जाएगी। और ये जो ओजोन है ना, ओजोन, इसको नाम दिया था ये ओजोन, ये थे एक साइंटिस्ट का नाम भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसका नाम था शॉन बाइन, अगर आपको ध्यान हो। और साथ ही में जो O3 जो ये फार्मूला है, ये दिया था एक साइंटिस्ट ने, सॉल्टन नहीं था वो, तो मैंने थोड़ा, मुझे कंफ्यूज हो गया था उसमें। तो ये सोरेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने O3 फार्मूला दिया था। ठीक है, और ओजोन यूवी प्रोटेक्शन देती है हमें, यूवी रे से प्रोटेक्शन देती है, और लगातार एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह से ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ओजोन को बचाना बहुत ज़रूरी है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था। उस प्रोटोकॉल का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। और ये मॉन्ट्रियल कहाँ हुआ? ये मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। उसमें एक कन्वेंशन हुआ था, एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए 16 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा डे? ओजोन डे। क्लियर? तो ये सारे 10 MCQs थे, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और साथ में जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएंगे, उसमें भी हम 10-12 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके पीछे सीखने की कोशिश करेंगे। 20 क्वेश्चन के पीछे आपके लगभग 30-40, मतलब ये जो 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन, ये हम ये कहें कि 30-40 क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट जाते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे मैं बहुत सारे फैक्ट आपको बता देता हूँ, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो जाते हैं, है कि नहीं? मैं चाहूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको 10-20 मिनट में आपको 50-60 क्वेश्चन करवा दूँ, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, फिर आपको रटना पड़ेगा, और यहाँ से आप चीज़ों को लिंक कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये था पूरा लेक्चर। कैसा लगा आपको? और कुछ नॉलेजफुल अगर आपके लिए रहा होगा तो ऑब्वियसली लाइक तो आप करोगे, मुझे पता है, लाइक कर देना। और जो नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बॉस। ठीक है, चलें अभी तो। थैंक यू वेरी मच, ये था पूरा लेक्चर। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।